All right, so going ahead with mechanical properties of fluids, let us quickly revise what we learned today. तो हमने कल बेसिक्स स्टार्ट किया था फ्लूइड इन मोशन का। तो अब तक हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट के प्रॉपर्टीज देख रहे थे। जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखा। कल हमने स्टार्ट किया विथ फ्लूइड इन मोशन। तो सबसे पहले तो फ्लूइड जब मूव होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स, द स्टडी या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। तो जब फ्लूइड मूव हो रहा है उसके जो भी प्रॉपर्टीज का आप स्टडी करते हो उसको आप बोलते हो हाइड्रोडायनामिक्स। So we are into the regime of hydrodynamics now. हमने हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट किया था। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया था स्टेडी फ्लो का। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो समझने के लिए हमने एक ट्यूब लिया था एंड दिस ट्यूब इज आर्बिट्ररी इन डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है। ऐसा हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट करना चाहते हैं इसको। सो व्हेन इन रियल लाइफ यू मे हैव अ पाइप जिसका जो कहीं पे बेंड हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया। ऑब्वियसली घर में जो पाइप यूज करते हैं वो स्ट्रेट स्ट्रेट तो होते नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो व्हेन यू हैव अ ट्यूब थ्रू विच fluid is flowing, या इसमें से fluid flow हो रहा है, let us say in this direction. So let's say fluid is flowing in this direction over here. ऐसा fluid flow हो रहा है, okay? तो at any point आप इस fluid में किसी भी point पे इस fluid के जो measurable properties होते हैं जैसे velocity और pressure, अगर velocity and pressure measurable properties of fluid अगर ये constant है with time, मतलब they are not changing with time, तो ऐसे फ्लो को आप बोलते हो स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो इज अ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आर कांस्टेंट ओवर टाइम। ओके, तो पहला हमने देखा था स्टेडी फ्लो क्या होता है। फिर हमने देखा था कि फ्लो लाइन क्या होता है। फ्लो लाइन क्या होता है? तो फ्लो लाइन बहुत सिंपल सी चीज है। जब एक फ्लूइड फ्लो होगा मतलब फ्लूइड का हर एक पार्टिकल फ्लो होगा, है ना। तो ईच पार्टिकल, जैसे वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो वाटर का हर एक मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल विल फ्लो, और ये जो हर एक पार्टिकल का, इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पाथ है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो फ्लो लाइन क्या है? हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ है, द पाथ फॉलोड बाय ईच पार्टिकल इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। फिर हमने देखा था व्हाट इज फ्लो ट्यूब। तो ऑब्वियसली जब एक लिक्विड फ्लो होगा तो लिक्विड का एक पार्टिकल तो मूव नहीं हो रहा है, देयर आर मेनी मेनी सच पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग। ओके, यू हैव मेनी पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग। तो ये जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, है ना, तो हर एक पार्टिकल का फ्लो लाइन है। हर एक पार्टिकल का फ्लो लाइन है। तो अगर हमने कुछ नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, इफ वी अज्यूम सेट ऑफ फ्लो लाइंस, तो ये जो सेट ऑफ फ्लो लाइंस है इसको हम एक इमेजिनरी एनवेलप, इमेजिनरी कवर के अंदर अज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो इमेजिनरी कवर है इसको हम बोलते हैं फ्लो ट्यूब, राइट। तो डिफाइन कैसे किया था? इट इज एन इमेजिनरी सेट ऑफ फ्लो लाइंस enclosed by या फिर bounded by imaginary tube, imaginary envelope, and that imaginary envelope is called as flow tube. तो जब फ्लूइड फ्लो होता है, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक पार्टिकल फ्लो होता है, हमने ऐसे कुछ पार्टिकल्स का फ्लो लाइन का एक सेट ले लिया, उसको एक इमेजिनरी ट्यूब के अंदर कवर कर दिया, और वो ट्यूब होता है फ्लो ट्यूब। फिर हमने देखा था व्हाट इज लैमिनार फ्लो, व्हाट इज लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो कल हमने देखा था। ओके, तो बहुत इजी है ये। स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो क्या होता है, वी हैव वेंट इनटू डिटेल्स ऑफ इट। मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक फ्लो है, लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है, राइट, और उसमें जो फ्लो लाइंस है, तो उसमें जो फ्लो लाइंस है, फर्स्ट थिंग, एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, किसी भी पॉइंट पे इनसाइड दिस ट्यूब, विथ टाइम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए।
So streamline flow is steady flow since at any point inside the flow velocity is constant. Velocity constant मतलब speed और direction दोनों constant. तो जो भी molecule, whichever molecule वो यहाँ पे A point पे आएगा, तो वहां पे आने के बाद उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा. फिर पहला पार्टिकल चले गया, कोई दूसरा पार्टिकल आया ए पे, तो ए पे आने के बाद वापस से उसका स्पीड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा. फिर दूसरा गया, तीसरा आएगा तो भी डायरेक्शन सेम रहेगा. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो फ्लो लाइंस है, अलग अलग पार्टिकल के जो फ्लो लाइंस है वो नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट. वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली फ्लो होते हैं, मतलब विदाउट फ्रिक्शन यू कैन से. सो यू हैव मेनी flow lines flowing over each other but smoothly, and they are non intersecting, and these flow lines are also parallel to each other or parallel to the axis of the tube. तो जो फ्लो लाइंस है ये इंटरसेक्ट भी नहीं होते, ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. एट एनी गिवन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल थ्रू दैट पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट इज स्ट्रीमलाइन लैमिनार फ्लो. इसके बाद जो फ्लो देखा था हमने, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो दैट वाज टर्बुलेंट फ्लो. और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा होता है, देखो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो ये ऑर्डरली फ्लो है, ये प्रॉपर डिसिप्लिन फ्लो बोल सकते हो आप. वेयर एज टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि ये जो स्ट्रीमलाइंस है या फ्लो लाइंस है, दे मे इंटरसेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मतलब फ्लो लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब फ्लो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, है ना. मतलब ये भी होता है कि एट एनी पॉइंट ए इन द ट्यूब वेलोसिटी इज नॉट सेम, so it changes. So that is turbulent flow. मैंने एग्जांपल दिया था, गर्मी के दिन में रिवर को देखोगे तो बहुत काम स्लो फ्लो होता है, तो दैट इज स्ट्रीमलाइन लैमिनार फ्लो. जब बाढ़ आती है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है. तो टर्बुलेंट फ्लो इज डिसऑर्डरली, सो देयर इज नो ऑर्डर, दिस इज डिसऑर्डरली फ्लो, राइट. अब दिस इज व्हाट वाज द बेसिक दैट वी वेंट थ्रू इन द लास्ट सेशन. एक लास्ट पॉइंट हमने एक रेस किया था कि फ्लो स्ट्रीमलाइन कब होगा, फ्लो टर्बुलेंट कब होगा. तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटीज के ऊपर. अगर आपके पास फ्लो का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है ना, और उस वेलोसिटी के से कम वैल्यू आता है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज द सिंपल थिंग. तो फ्लो स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट कौन डिसाइड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. तो इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू, उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये क्रिटिकल वैल्यू से कम हुआ, तो इन दैट केस द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. अगर फ्लो का वेलोसिटी ये क्रिटिकल से ज्यादा हुआ, तो the flow is turbulent. So there exists a particular value of velocity below which the flow is streamlined and above which the flow is turbulent velocity, right? तो इतना हमने कल देखा था. अब हम will move towards next topic, that is critical velocity and Reynolds number. Critical velocity and Reynolds number. So as I told you, critical velocity, this is specific velocity below which the flow is streamlined and above which the flow is turbulent, right? तो ये एक ऐसा वैल्यू है जो फ्लो को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है. ओके, राइट. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, whether streamline or turbulent,
or turbulent can be differentiated on the basis of velocity, of flow. Okay, the velocity beyond which या फिर above which streamline flow becomes turbulent, is known as critical velocity. Okay, तो now ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये अलग अलग टाइप के फ्लूइड के लिए अलग अलग होगा डेफिनेटली। हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो क्या है कि पानी के लिए अलग, केरोसिन के लिए अलग, हनी होगा तो उसके लिए अलग, शुगर सिरप है तो उसके लिए अलग। तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, हम डिफरेंशिएट कर रहे थे बेस्ड ऑन वेलोसिटी। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? इससे बेटर ये तरीका है कि हम एक नंबर डिफाइन कर देंगे और उस नंबर की वैल्यू हमको बता सकती है कि फ्लो इफ इट इज टर्बुलेंट और इफ इट इज स्ट्रीमलाइन, उसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, तो ये जो रेनॉल्ड्स की बात हो रही है, दिस इज द सेम रेनॉल्ड आई टोल्ड यू, जो रेनॉल्ड कंपनी का जो आप पेन यूज करते थे, तो वो बेसिकली रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने फ्लूइड मैकेनिक्स पे बहुत रिसर्च किया था, तो बेस्ड ऑन दैट they have given name to that company Reynolds. So anyways, it deals with fluid mechanics. So now according to Reynolds, Osborne Reynolds, so his complete name was Osborne Reynolds. So depending, I mean according to this guy, अभी critical velocity का एक formula है, critical velocity can be given as, and you're not supposed to derive this, आपको derive नहीं करना है, जहां जहां डेरिवेशन रिक्वायर्ड है मैं वहां करवाने वाला हूं और करवा भी रहा हूं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय critical velocity of flow Vc is equal to Reynolds number Rn into eta, where eta is called as coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity हम आज के सेशन में थोड़ी देर से सीखने वाले हैं, what is this coefficient of viscosity देखेंगे हम लोग। Divided by density into d, where d is diameter of tube and rho is density of liquid. तो critical velocity अगर आपको निकालना है तो critical velocity का ये फॉर्मूला है, let us call it equation number 1. तो where Rn is Reynolds number, eta is coefficient of viscosity. coefficient of viscosity क्या है हम देखने वाले हैं। Rho is density of fluid, जो भी fluid flow हो रहा है उसका density of fluid, and d is diameter of tube, जिस पाइप में से, जिस ट्यूब में से fluid flow होगा उसका diameter. Alright, now ये जो equation number 1 है हम इसको rearrange करके, so equation 1 can be written as, हम इसको rearrange करके we can write it like Rn, मतलब Reynolds number equal to critical velocity density into diameter upon eta, ऐसा लिख सकते हैं। Okay, so you can actually write Reynolds number as critical velocity into density into diameter of tube upon eta. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Reynolds number is a pure number, इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, it is just a number. So
Reynolds number is a pure number it does not have any dimensions or units. Okay, तो you can in fact verify this. अगर आप चाहो तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो. कैसे? VC मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डायामीटर होता है डिस्टेंस मतलब मीटर में. और ईटा के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए. अगर ईटा के डायमेंशंस नहीं पता है तो इट विल बी अ ट्रबल. सो यू हैव टू नो दिस दैट ईटा के डायमेंशंस होते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो अब मीटर मीटर कैंसिल, मीटर क्यूब से नीचे मीटर बचेगा, राइट? नाउ you will have this as kilogram second. Okay, then Newton second और ऊपर मीटर स्क्वायर. तो ये आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इंटू न्यूटन. बट व्हाट इज न्यूटन? What is Newton? Newton is unit of force. What is force? Force is mass into acceleration. तो force न्यूटन में मेजर करते हो आप. m it is kilogram. Okay, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे मेजर करते हो. बाय द वे मेरा एक मीटर यहाँ पे जितना रह गया, तो ये मीटर और ये मीटर भी कैंसिल हो जाएगा. तो न्यूटन आपका आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, तो हियर इट इज ऑलरेडी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, बट न्यूटन इज अगेन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैंसिल 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 एंड कैंसिल. तो you see Reynolds number is a dimensionless quantity. No units, no dimension. मैं वापस बता देता हूँ एक बार कैसे किया, little slowly. Reynolds number is critical velocity मतलब मीटर पर सेकेंड. डेंसिटी मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डायामीटर इज इन मीटर क्योंकि लेंथ होता है अपॉन ईटा. मैंने आपको बताया ईटा के डायमेंशंस क्या होते हैं. ईटा के डायमेंशंस होते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. बट 1 न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि किलोग्राम किलोग्राम गया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर गया, ये मीटर और ये मीटर डिनोमिनेटर में है दोनों जगह पे, ये भी गया, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गया, फिर ये और ये भी कैंसिल हो गया. मतलब अल्टीमेटली सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं. So Reynolds number is dimensionless. It does not have any units. So it is a pure number. Okay. So this is something that you should know. So, अब what is its significance? Reynolds number का importance क्या है? तो as I told you earlier, मैंने कल बताया था, मैं आज वापस बता रहा हूँ. तो अगर Reynolds number Rn की वैल्यू less than 1000 होती है, तो it means that the flow is streamlined. अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होती है तो इट मींस द फ्लो इज टर्बुलेंट. और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 2000 होती है तो इट मींस द फ्लो इज चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट. तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो रहा है अब. क्योंकि देखो क्या होता है कि ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने देखा, ये ऑर्डरली फ्लो है, ये डिसिप्लिन फ्लो है, और ये बिल्कुल डिसऑर्डरली, नो डिसिप्लिन बेसिकली. सो इट इज डिसऑर्डरली फ्लो. तो डायरेक्टली तो ऑर्डर से डिसऑर्डर होगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है. तो द चेंज इज स्लो. तो स्ट्रीमलाइन को टर्बुलेंट बनने के लिए सडनली नहीं होता, तो इट इज लिटिल स्लो. तो बेसिकली अगर ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बाढ़ने से पहले नदी में पानी कम था, स्लो फ्लो था,
धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा, वेलोसिटी बढ़ने लगा, वैसे वैसे रैंडमनेस, टर्बुलेंस बढ़ने लगा। तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी द ऑर्डर इज गॉन, द फ्लो इज कंप्लीटली टर्बुलेंट, वायलेंट भी बोल सकते हो उसको आप। तो नंबर वन, what you can say is, if Reynolds number happens to be less than 1000, then the flow is streamlined. Number two, if Reynolds number is greater than 1000 but less than 2000, then the flow is changing. The flow is changing from streamlined to turbulent. From streamlined to turbulent, मतलब transition phase है वो, is changing from streamlined to turbulent. Number three, if Reynolds number is greater than 2000, okay, in this case the flow is turbulent. Right. So what you should know is, एक critical velocity क्या होता है? It is just a value which differentiates between streamline and turbulent flow. उसका formula पता होना चाहिए, Reynolds number eta by rho d, where rho is density and d is diameter of tube. तो यहाँ से आपको Reynolds number का formula मिल गया. तो why it is easy for us to use Reynolds number? क्योंकि किसी भी एक फ्लूइड के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर वाटर, है ना, तो वाटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कांस्टेंट होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी ये भी मोर और लेस कांस्टेंट होता है, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होता है। ओके, अब डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ ट्यूब पे, आप पाइप 1 इंची यूज कर रहे हो कि 10 इंची यूज कर रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल। सो राइट, so Reynolds number depends only on diameter of tube. Now मान लेते हैं हमारे पास 2 ट्यूब है जिसका डायमीटर सेम है, सो आई हैव 2 ट्यूब्स विद सेम डायमीटर। एक में वाटर फ्लो हो रहा है समथिंग लाइक दिस, और मान लो दूसरे में मर्क्यूरी फ्लो हो रहा है। ओके, तो अब मैंने इन जनरल मर्क्यूरी बोल दिया, किसी और लिक्विड को ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है। तो क्या क्या कांस्टेंट है? सिर्फ इस केस में आपके पास डायामीटर ऑफ द ट्यूब कांस्टेंट है। तो इवन दो सेम डायामीटर, सेम क्रॉस सेक्शन के ट्यूब से 2 अलग अलग लिक्विड फ्लो हो रहे हैं, तो एक लिक्विड हो सकता है स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, दूसरा हो सकता है टर्बुलेंट हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा डेंसिटी, बीटा और वीसी पे। और बिकॉज दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच आर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड। ओके, गुड। नाउ दिस इज ऑल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चंस आते हैं और तब फॉर्मूला याद नहीं आता, तो याद रखना। Equation number 2. Then next topic, which is very important, viscosity. अब ये viscosity क्या है, ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं, लेट्स टेक अ स्लोप ना, इस स्लोप पे मैंने 2 लिक्विड्स को ड्रॉप कर दिया। तो इन वन केस
मैंने यहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट डाल दिया, इन सेकेंड केस मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट डाल दिया, तो क्या होगा? वाटर फ्लोज डाउन फास्टर, मर्क्यूरी फ्लोज डाउन स्लोअर, है ना? मर्क्यूरी हो, लेट्स नॉट टेक मर्क्यूरी, लेट्स टेक हनी, दैट इज बेटर एग्जांपल, क्योंकि मर्क्यूरी के केस में थोड़ा फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है. लेट्स टेक हनी, शहद, ओके, या फिर शुगर सिरप. पानी लिया, पानी में आपने बहुत सारा शुगर डाल दिया, उसको थिक बना दिया आपने, तो क्या होता है? यू ऑलरेडी नो इन दिस केस, व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स आर पोर्ड, दो अलग अलग टाइप के लिक्विड आपने एक सरफेस पे, सेम सरफेस पे गिरा दिए, तो यू विल सी वन ऑफ दीज टू, इन दोनों में से एक जो है वो जल्दी फ्लो होता है और दूसरा जो है वो स्लो फ्लो होता है. तो ऐसा क्यों? तो इट इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. अभी विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग, राइट? तो बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है. बेसिक आइडिया ये है कि इफ यू पोर टू लिक्विड्स ऑन द सेम सरफेस, one liquid, example water, will flow faster compared to the other, let us say honey. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझने के लिए पहले आप लोगों को लिक्विड को अज्यूम करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. यू हैव टू अज्यूम दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो जो लिक्विड था, चाहे वो हनी हो चाहे वो वाटर हो, it is assumed to be made up of number of layers. तो ये आ गया आपका लेयर. So we can assume that the liquid is made up of number of layers. Okay. अब होता क्या है? होता ये है that जब एक, अभी हमने अज्यूम किया देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स, तो लेट अस से ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये पांचवा लेयर है. तो जब लिक्विड फ्लो होगा तो हो क्या रहा है? एक लेयर के ऊपर दूसरा लिक्विड फ्लो हो रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा फ्लो हो रहा है, तीसरे के ऊपर चौथा फ्लो हो रहा है. मैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, मैं सराउंडिंग में एयर है, मैं वो अज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्लूइड की बात कर रहा हूँ. हम एयर को बाद में लाएंगे यहाँ पे. फिलहाल समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फ्लूइड. एयर वेयर वो बाद में बात करेंगे, ओके? अब पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, यू हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जब भी एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी मूव होता है, when one body moves over the surface of another, it leads to friction. Friction is what? Friction is a force which opposes. हमने तो ये JEE नीट में डिटेल में देखा है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग? मैं अगर अज्यूम करता हूं कि वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर नंबर ऑफ लेयर से बना है, तो पहले लेयर के ऊपर दूसरा है, मतलब सेकेंड लेयर इज फ्लोइंग अबव फर्स्ट, थर्ड इज फ्लोइंग अबव सेकेंड, फोर्थ इज फ्लोइंग अबव थर्ड, फिफ्थ इज फ्लोइंग अबव फोर्थ. तो हर बार फ्रिक्शन होगा, which means there is opposition. Okay, so ये जो opposition force होता है between any two layers, any two adjacent layers of a fluid is called as viscosity. तो अब imagine करो हमारे पास दो लिक्विड है, एक है water, so let's say this is water, और दूसरा लिक्विड है हमारे पास, let's say honey. Okay, so let's say we have water and we have honey. तो ऑब्वियसली जिस लिक्विड के केस में लेयर टू लेयर फ्रिक्शन कम होगा वो फास्ट फ्लो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम मतलब अपोजिशन कम, है ना? तो जिस लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम होगा, दैट विल फ्लो फास्टर compared to the other liquid, right?
तो व्हाट इज विस्कोसिटी, ये पता होना चाहिए. विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड experience a frictional force, and that frictional force here is called as drag force. तो है वही, दो सरफेसेस, दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, एक के ऊपर दूसरा मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन होता है, मतलब अपोजिशन होता है. सिर्फ उसी अपोजिशन को फ्रिक्शन की जगह पे फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में, हाइड्रोडायनामिक्स में हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स. विस्कस ड्रैग है फ्रिक्शनल फोर्स, बट ये फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड है, तो इसको हम सिर्फ एक नया नाम दे देते हैं, विस्कस ड्रैग. ओके, तो आई विल क्विकली रिपीट अगेन. सिंपल सा एग्जांपल लिया था हमने दो सेम सरफेस लिया, दो अलग अलग लिक्विड्स के ड्रॉप वहां पे छोड़ दिए, उनमें कंपटीशन लगाया, हु इज रनिंग फास्टर. ओके, so what happens is one liquid, for example water, reaches ground earlier than the other liquid, example honey. Now the question is कि why this is happening. दोनों के लिए ग्रेविटी तो सेम ही है ना. मैंने अगर एक वर्टिकल वॉल लिया है, सो लेट्स से इफ आई हैव टेकन अ वर्टिकल वॉल, ओके, और मैंने यहाँ पे वर्टिकल वॉल पे एक ड्रॉपलेट लिया है वाटर का, दूसरा ड्रॉपलेट लिया है हनी का, तो दोनों के लिए ग्रेविटी तो सेम ही है. ऐसा होता है क्या, वाटर के लिए ग्रेविटी अलग एक्ट होगा, हनी के लिए अलग एक्ट होगा? ऐसा तो होता नहीं. फिर भी वाटर पहले पहुंचा और हनी का ड्रॉपलेट बाद में पहुंचा. तो देन वी हैव टू थिंक कि देयर इज समथिंग इंट्रिंसिक, ऐसा कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक फ्लूइड जल्दी पहुंच रहा है, दूसरा लेट आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो सेम था दोनों के लिए. तो हमने बोला कि लेट अस अज्यूम एनी लिक्विड, एनी फ्लूइड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. ओके, तो जब एक फ्लूइड फ्लो होगा, इसका मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो हो रहा है, मतलब ये तो कांटेक्ट फोर्सेस हो गए. जब मोशन होता है एक लेयर के ऊपर दूसरा, मतलब कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, so they lead to friction, and friction is a force which opposes motion. तो ऐसा हो रहा होगा that for a fluid like water there is less friction, less drag. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी. In general, viscosity is the property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experiences a frictional force. तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है इसको विस्कोसिटी बोलते हैं. That's it. तो हम बोल सकते हैं कि वाटर के केस में ये फ्रिक्शन मतलब विस्कोसिटी कम है, और हनी या सिरप उस केस में ये फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए हनी या सिरप ये स्लोली मूव होता है और वाटर ये फास्ट मूव होता है. So that is the basic idea behind viscosity. Okay, so before going ahead, let us write some basic things, क्योंकि ultimately you will always need basics. ये आपको पता होना ही चाहिए. Okay, so let's assume the liquid to be made up of layers first. तो ये हमारा आ गया liquid which is made up of layers. Okay, so how do you explain? You can explain by considering examples of two different fluids. So when we pour water, मैं directly water mention कर रहा हूँ, from a glass, it flows freely and quickly. Okay, but when we pour honey or syrup, जो भी लेना हो, it flows slowly and sticks to the wall.
राइट। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू अज्यूम that any fluid is made up of number of layers. So assume that any fluid is made up of number of layers. The difference of flow, the difference of flow of fluids is due to friction between the layers. This property of fluid is known as viscosity. तो अब viscosity को हम ऑफिशियली डिफाइन कर लेंगे. So how can you define? As I told you, viscosity is that property of fluid. Viscosity is that property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experiences a frictional force, called as frictional drag, or dragging force. तो इसको फ्रिक्शनल ड्रैग, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, 2-3 नाम है इसके, ऐसा बोल सकते हो. ओके, दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग. दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. ओके, तो अब जो हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का और हनी का, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? Thus we can say that water has low viscosity, मतलब वो ड्रैगिंग फोर्स कम है वाटर के केस में. Water has low viscosity and honey has high viscosity. तो highly viscous है ये. Good. Okay. Now, this is all about introduction to viscosity. Good. अब हमको ये देखना है, 2 चीजें हैं. Now you know कि हमारे पास लिक्विड जो है वो नंबर ऑफ लेयर से बना हुआ है. तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड मैंने बताई है. नाउ जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने 2 टाइप के फ्लूइड्स आपको बताए थे. मैंने बोला था कि देयर इज अ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड क्या होता है? नॉन विस्कस होता है, मतलब उसमें ये फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होता है. ओके, राइट. तो अगर हमारे पास एक नॉन विस्कस फ्लूइड है, तो नॉन विस्कस फ्लूइड के केस में
हर एक लेयर का स्पीड सेम होगा? ऑब्वियसली। क्यों सेम होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही मिसिंग है, तो कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, तो व्हाई शुड एनी लेयर हैव डिफरेंट वेलोसिटी? तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस यू हैव एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर। तो ये लेयर 1 का पहला वेलोसिटी है, और आपको पता है वेलोसिटी क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन तो ये एरो ने बता दिया, मैग्नीट्यूड कौन बताता है, लेंथ ऑफ वेक्टर। तो अगर सारे के सारे लेयर्स का वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब सारे के सारे लेयर्स का वेलोसिटी का वेक्टर, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब अगर मैं हर एक लेयर का वेलोसिटी सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन का दिखा रहा हूं, मतलब यहाँ पे विस्कस फोर्स एब्सेंट है, देयर इज नो विस्कस फोर्स। तो ये जो पर्टिकुलर फिगर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज फॉर नॉन विस्कस फ्लो। ओके, तो ये नॉन विस्कस फ्लो के लिए है। और ऑब्वियसली इन दिस केस different layers flow with the same velocity. Different layers of fluid flow with same velocity. तो नॉन विस्कस मतलब आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड मतलब दो लेयर के बीच में नो फ्रिक्शन। ओके, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। अब बट आइडियल फ्लूइड तो होता नहीं है, एज आई टोल्ड यू, आइडियल फ्लूइड नॉर्मली डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो रियल फ्लूइड होगा उसमें विस्कस होता है, उसमें विस्कोसिटी होता है। तो विस्कस फ्लो कैसा दिखेगा? तो ये नॉन विस्कस फ्लो का केस था, ये विस्कस फ्लो का केस है। अब जब हम नॉन विस्कस फ्लो से विस्कस फ्लो में ट्रांजिशन करते हैं, तो क्या चेंज होता है, लेयर टू लेयर वेलोसिटी चेंज होता है। ओके, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि चेंज हो तो रहा है, बट हाउ इज दैट चेंज हैपनिंग? अब अज्यूम करो ये हमारे पास जो फ्लूइड था, ये फ्लूइड एक सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है। ऐसा ही होता है ना, नदी रिवर जब फ्लो होता है तो किसके ऊपर फ्लो होता है, ग्राउंड के ऊपर फ्लो होता है, सॉलिड के ऊपर। आपके घर में पाइप है, पाइप से पानी फ्लो होता है तो किसके ऊपर फ्लो होता है, इट ऑलवेज फ्लोज ऑन द सॉलिड सरफेस। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पाइप थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जब भी लिक्विड फ्लो होगा, लाइक वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, जहां जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट है, कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट होगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन कांटेक्ट होगा, मतलब है ना, जहां जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट है, वहां वहां पे एडेसिव फोर्स एक्ट होगा। इसलिए हर एक सिंपल डेफिनेशन भी काम का है हमारा। तो wherever there is contact of liquid and solid, there is adhesive force. तो मैंने आपको बताया था, I have a glass with little bit of water, क्योंकि मैंने इसको पी लिया लेकिन फिर भी वाटर स्टिक है, doesn't fall down। थोड़ा सा पानी है, it's not falling, थोड़ा मतलब it's very little, तो सिर्फ वो सरफेस को चिपका हुआ है ड्यू टू एडेसिव फोर्स। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जो सरफेस, मतलब जो लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है वो फ्लो होता ही नहीं है। अब जब नदी की बात करते हो, नदी का ट्यूब जैसा है कि नहीं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रिवर, रिवर इज नॉट लाइक ट्यूब। तो रिवर का जो बॉटम मोस्ट, मतलब रिवर में जो पानी है उसका जो बॉटम मोस्ट लेयर होगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, सबसे नीचे का लेयर। तो सबसे नीचे का लेयर
का वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि सबसे नीचे का लेयर डज नॉट फ्लो एट ऑल। दैट इज रियलिटी, ऐसा ही होता है, या तो फ्लो नहीं होता है या तो विथ वेरी स्मॉल वेलोसिटी फ्लो होता है। बाय एडहेसिव फोर्स। फिर उसके ऊपर का लेयर फ्लोज विथ सम वेलोसिटी, फिर उसके ऊपर का लेयर फ्लोज विथ हाई वेलोसिटी, फिर उसके ऊपर का लेयर फ्लोज विथ इवन हायर वेलोसिटी, है ना। गुड। तो जैसे जैसे आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। गुड। तो इसके हिसाब से तो फिर सबसे ऊपर का जो लेयर है उसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, दैट इज ट्रू। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था, हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस कर दी, हमने कंसिडर नहीं किया। वाटर ग्राउंड के ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर वाटर के ऊपर क्या है? एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, एयर। तो एयर भी तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, एयर भी तो फ्लूइड है, तो एयर भी रेजिस्ट करेगा। तो एयर विल आल्सो अपोज द मोशन। मतलब जैसे जैसे आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे थे, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, फिर ऊपर एयर है तो एयर अपोज करेगा, मतलब वेलोसिटी वापस कम होते जाएगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। बट डेफिनेटली सबसे ऊपर का लेयर वेलोसिटी 0 नहीं होता, सबसे नीचे वाला यस हो सकता है, लेकिन यू कैन नॉट से कि एकदम ऊपर वाला भी मूव नहीं हो रहा है, वैसा नहीं होता है। ओके, वैसा नहीं होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि सेंट्रल लेयर जो है, सबसे बीच का जो लेयर है, इट इज मूविंग विद द हाईएस्ट वेलोसिटी। तो इसीलिए दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, जब आप एक फ्लूइड को फ्लो में देखते हो, when you see some wave coming towards you, water coming towards you, तो you always see like a bulge। तो आपको ऐसा बल्ज जैसा दिखता है always, so you always see there's a bulge, ऐसा एक बल्ज दिखता है आपको। तो आपको लगता है कि सेंटर से ज्यादा पानी आ रहा है कंपेयर टू टॉप एंड बॉटम। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि व्हाट इज हैपनिंग, जब विस्कोसिटी नहीं था तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ऑल द लेयर्स आर फ्लोइंग विद द सेम वेलोसिटी, नो फ्रिक्शन, नो अपोजिशन, सेम वेलोसिटी। बट व्हेन देयर इज विस्कोसिटी, when there is opposition, friction between different layers of liquid, in that case the bottommost layer, in case of flow of river, या फिर जहां जो लेयर पाइप के साथ कांटेक्ट में है, जब पाइप में से पानी बहता है, तो वो लेयर ऑलमोस्ट मूव ही नहीं होता, इट डजंट मूव। ओके, राइट। तो जैसे जैसे आप हायर लेयर्स की बात कर रहे हो, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सेंट्रल लेयर का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है रिवर के केस में, तो उसके ऊपर एयर भी है, तो एयर भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, एयर भी अपोज करेगा, तो उसकी वजह से वापस से वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो सेंट्रल लेयर ऑलवेज मूव्स विद हाईएस्ट वेलोसिटी। तो जब आप विस्कस फ्लो की बात करते हो, इन दिस केस what you can say is, you can draw something like this. You can show that bottom layer is either not moving or moving with very small velocity, then next layer का velocity थोड़ा ज्यादा है, फिर उसके अगले का और ज्यादा है, फिर सेंट्रल लेयर का मैक्सिमम है, और फिर वापस से it starts decreasing. So something like this. So it starts decreasing like this. So ये है viscous flow. So here velocity is increasing, increasing, maximum, decreasing, decreasing, so on and so forth. So this is viscous flow. So here you can say different layers of liquid flow with different velocities. The central layer flows
with the maximum velocity. Different layers of fluid flows with different velocities. Okay, velocity of central layer being the maximum. So velocity of central layer flows the fastest. सबसे fast है central layer. Okay, so that is sufficient for today. We have to take a break before we start with JEE NEET. So we'll stop here for today.